हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 21 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 22 है। इसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, अर्थात राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसके मापने की जो विधियाँ हैं, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सबको अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आखिरकार आय का क्या मतलब है। आय का मतलब ये होता है कि कमाई, अर्थात आपकी कमाई हो। जिस प्रकार आप पैसा कमाते हो उसी प्रकार राष्ट्र भी तो पैसा कमाता है। तो राष्ट्र पैसा किस तरीके से कमाता है, उन सारी चीज़ों का हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। इसीलिए इसको हम राष्ट्रीय आय के नाम से संबोधित करते हैं। क्लियर? तो आप बेसिक मतलब समझ गए। राष्ट्रीय आय आखिरकार होती क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसी भी इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, उत्पादन और उनमें होने वाली वृद्धि को नेशनल इनकम से जोड़ा जाता है। अर्थात किसी भी इकोनॉमी या किसी भी देश में वहाँ की जो वस्तुएं हैं, वहाँ की जो सर्विसेज हैं, उनके प्रवाह में, उनके उत्पादन में जो इंक्रीजमेंट होता है या जो ग्रोथ होती है, उसे हम नेशनल इनकम के रूप में जोड़ते हैं। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में होने वाली वृद्धि नेशनल इनकम कहलाती है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आखिरकार नेशनल इनकम को हम गणना कैसे करते हैं, अर्थात नेशनल इनकम की गणना किन विधियों के माध्यम से संपन्न होती है। तो इसके लिए तीन विधियां हैं। एक है आय विधि, दूसरी व्यय विधि, तीसरी उत्पादन विधि। जैसे आप अपनी इनकम को किस प्रकार गणना करते हो कि आपकी इनकम कितनी है, आप या तो खर्च कितना करते हो या तो फिर आपका सोर्स कितना है इनकम का। क्लियर? तो इस बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वास्तव में हमारी इनकम क्या है। वैसे ही हम राष्ट्र की इनकम को देखते हैं, तो देखते हैं कि उत्पादन के कारकों के मिलने वाले प्रतिफल का योग आय विधि कहलाती है। क्लियर? आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको समझना है कि हाँ, उत्पादन के जो कारक हैं उनसे जो मिलने वाला प्रतिफल है वो आय विधि कहलाती है। जैसे पूंजीपति, भूमिपति, प्रबंधन, मजदूर, टेक्निक या तकनीशियन, ये सब के सब किस में आते हैं? आय विधि के अंतर्गत। क्लियर? उत्पादन विधि क्या है? उत्पादन विधि राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे सही तरीका बनकर उभरा है। मतलब किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर? यानी कि आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि उत्पादन विधि को आप जरा बता दीजिए एक बार, बाद में आप इस परिभाषा को बताइए। तो होता क्या है कि जैसे कहीं पे कोई माल प्रोडक्शन हुआ, क्लियर, उस माल से जो प्रोडक्शन हुआ उसकी रियल कॉस्ट क्या है, इस बेस पर अगर हम ये देखें तो हमें वास्तव में समझ में आता है कि हाँ, राष्ट्र की नेशनल इनकम क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है उत्पादन विधि के आधार पर। क्लियर? राष्ट्रीय आय की आपने फिर से एक ऑथेंटिक परिभाषा देख ली। कई बार यूपीएससी इंडिपेंडेंट रूप से आपसे नेशनल इनकम की परिभाषा ही पूछ लेता है कि किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवा का जो मौद्रिक आय है वो नेशनल इनकम कहलाती है। क्लियर? अर्थात राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध मूल्य का योग, अर्थात विदेशों से जो अर्जित शुद्ध आय है वो भी उसमें शामिल होती है। अब ये शुद्ध आय का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो कि हाँ, नेशनल इनकम की जो विधियाँ हैं या जो शुद्ध आय है वो क्या होती है। अब जब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, तब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय आय को दर्शाने के लिए कौन सी विधियां आती हैं। दर्शाने का मतलब कि जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो उनको मेज़र करने के जो मुख्य मेज़रमेंट्स हैं, मापक हैं, वो कौन से हैं। तो आप नित्य अपने जीवन में कई शब्द सुनते हो, खासतौर पर सबसे ज़्यादा आप सुनते हो कौन सा शब्द? जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर? फिर आप सुनते हो एनएनपी, फिर आप सुनते हो एनडीपी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आज आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। इससे सरल भाषा में आपको कोई भी पर्सन नहीं समझा सकता। क्लियर? तो देखते हैं
कि जीडीपी वास्तव में होती क्या है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स जीडीपी और एनएनपी को समझ नहीं पाते, तो इसीलिए इन टॉपिक को काफ़ी सरलता से समझने की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत, ध्यान देना, घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। क्लियर। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो समझ में नहीं आया। तो देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा कि सकल घरेलू उत्पाद में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत घरेलू सीमा में, समझ रहे, इस वर्ड पर आप ध्यान देना, घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी माल उत्पादित या वस्तुएं या सेवाएं होती हैं उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। समझिए एक ग्राफ के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक। अब इस कंट्री की हमें नेशनल इनकम या जीडीपी देखनी है, तो कैसे देखेंगे? जो भारतीय हैं वो भारत की भूमि के अंतर्गत ही हैं, तो इन्होंने भारत में जो पैसा कमाया वो हम इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने 10 रुपये कमाए भारतीयों ने, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर। फिर है विदेशी जो व्यक्ति हैं उन्होंने भारत में जो पैसा कमाया, चाहे फेसबुक हो चाहे अमेज़न हो, इन्होंने जो पैसा कमाया हम इसको भी क्या करेंगे, भारत की भूमि में इंक्लूड करेंगे। ध्यान देना, इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। फिर क्या आता है कि भारत ने जो विदेशों में पैसा कमाया है हम उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब विदेशों में पैसा का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार हमारे यहाँ के जो भारतीय नागरिक हैं वो सऊदी अरब वगैरह से रेमिटेंस लेकर आते हैं, अर्थात वहाँ से पैसा कमाकर इंडिया भेजते हैं, ठीक। तो हम उसे यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। मान लो वो लोग 10 रुपये वहाँ पे कमाते हैं, ठीक, तो हम उसे यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। समझ गए। अब आपसे पूछा गया कि इंडिया की जीडीपी बताइए आप कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 20 रुपये। क्लियर। नहीं समझे, फिर से देखो समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया, ठीक है। इंडिया में इंडियंस जितने भी लोग हैं इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत वो 10 रुपये कमा रहे हैं अपने उद्योग से। बाकी विदेशी कई सारी कंपनियां हैं वो भी 10 रुपये कमा रही हैं। अब आपसे पूछा गया कि इंडिया की जीडीपी कितनी हुई, तो 10 + 10 = 20। क्लियर। तो अर्थात आपसे अगर ये पूछा जाए जीडीपी का क्या मतलब है, कि चाहे वो भारतीय व्यक्ति हों चाहे वो विदेशी व्यक्ति हों, अगर भारत की सीमा के अंतर्गत वो पैसा कमा रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वही देश की जीडीपी कहलाती है। क्लियर। लेकिन हम इसमें उन भारतीयों की इनकम शामिल नहीं करेंगे जो फॉरेन में कमाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए फिर आप देखिए, एक वर्ड से आपको परिचित होना है, इसका आगे आपको उपयोग मिलेगा, वो है NFIFA, मतलब नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब जहाँ पर भी आ जाए तो समझना शुद्ध की बात कर रहा, अर्थात कि जैसे आप देखोगे कई सारे विदेशी फॉरेन से हमारे यहाँ पैसा भेजते हैं, मान लो उन्होंने 200 रुपये हमारे यहाँ भेजा, ठीक। लेकिन कई सारे हमारे यहाँ के विदेशी अपने देशों में भी तो भेजते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह के, उन्होंने मान लो 100 रुपये भेज दिया, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि NFIFA क्या हुआ, अर्थात नेट क्या हुआ, तो जो भारतीयों ने भेजा वो माइनस जो विदेशियों ने अपने देश में भेजा, = कितना हो गया, 100। अर्थात जो नेट इनकम है वो कितनी है, 100, क्योंकि 200 हम भले बाहर से लेकर आए लेकिन 100 हमने दे भी तो दिए। तो अर्थात इससे क्या हुआ कि हमारे पास बचे कितने, केवल 100, वही चीज़। और अगर ये स्थिति पॉजिटिव होती है, मतलब भारतीयों के पास अगर पैसा ज़्यादा बच जाता है तो इससे इंडिया फ़ायदे में है, क्योंकि इंडिया के पास रेमिटेंस बढ़ जाएगा। और अगर ये निगेटिव है तो इससे विदेशी लोग ज़्यादा फ़ायदे में हो जाते हैं कि विदेशी लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। क्लियर। भारत में निगेटिव। फिर आता है कि NFIFA सिर्फ ओपन इकोनॉमी में पॉसिबल है। अब आप बताइए, आपने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा था ना, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो। क्लियर। फिर आती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या है, GNP। नाम से देखो समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जब भी तमगा जुड़ जाए तो आपको पता है कि हम भारतवासी जब भी हमारे मूल का कोई व्यक्ति दिखता है कहीं पर, चाहे वो कमला हैरिस हो, हम क्या कहते हैं, ये हमारे यहाँ की पर्सन है, अर्थात नेशनलिज्म वहाँ प्रमोट हो जाता है। तो वही चीज़ आप इसमें गेस करिए
कि जीएनपी में क्या होता होगा। इसमें भी होता बिल्कुल वही है जीडीपी की तरह, लेकिन एक डिफरेंस है। वो क्या कि इसमें भी आप एक वित्तीय वर्ष को बेस मानते हो। क्लियर। इसमें भी जो सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा इनकम को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें घरेलू सीमा और बाहर दोनों जगह के लोग शामिल होते हैं, अर्थात वो रेमिटेंस भी शामिल होता है, यानी कि 10+10 और +10। क्लियर। इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें भी वही बात है कि उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है उसे हम कहते हैं जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यानी कि सकल राष्ट्रीय आय। ये क्या हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए, आपसे कई बार इसी में वही प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम जीएनपी देखते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय, तब हम इसमें एनएफआईएफए को ऐड करते हैं। अभी आपने पढ़ा ना, एनएफआई क्या होता है, नेशनल क्या है, नेशनल फॉरेन जो नेट इनकम होती है उसको देखते हैं, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। तो ये क्या होती है मैंने आपको अभी बता दिया। अब आप देखिए होता क्या है कि कई बार हमारे देश के लोग दूसरे देशों से पैसा ज़्यादा भेजते हैं और यहाँ के लोग कम भेजते हैं, तो उसको हम अगर जीडीपी में इंक्लूड कर दें तो वो हमारी जीएनपी शो करती है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ के भारतीयों का बाहर वाला पैसा, अंदर वाला पैसा और विदेशियों का, इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारी जीएनपी निकल आती है। क्लियर। ये काफ़ी आसान है, आप समझ गए। आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा नहीं, बस समझने के लिए आप समझ सकते हो जीडीपी में क्या होता है केवल घरेलू सीमा के अंदर, और जीएनपी में क्या होता है घरेलू व बाहर दोनों। फिर आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जीडीपी में मूल्यह्रास को कम कर देते हैं। आप एक चीज़ बताइए, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो, मान लीजिए आपने फ़ोन एक परचेज किया और 4 महीने बाद जब आप उसको बेचते हो तो हम क्या कहते हैं, इसकी शुद्ध लागत कितनी हुई, इसमें जो मूल्यह्रास हुआ, आपने जो चलाया उसको कम कर दिया, जो उसकी मूल लागत थी। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद इसी से संबंधित है। और उत्पाद घरेलू की बात की गई है, यानी कि घर के अंदर की सीमा की, इसलिए हम इसमें जीडीपी को घटाएंगे। और जब इसी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, एनएनपी में मूल्यह्रास को घटाएंगे। क्लियर। तो आप ये समझ गए होंगे आसानी से कि जीएनपी क्या होगा, एनएनपी क्या होगा, कि जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। क्लियर। तो इस तरीके से आपने जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी और जीएनपी को समझा। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, आप फिर से एक बार देख लीजिए। जीडीपी क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी के द्वारा बाहरी या विदेशी के द्वारा जो भारतीयों के द्वारा और विदेशियों के द्वारा जो इनकम कमाई गई वो होती जीडीपी। हालांकि इसमें भारतीयों के द्वारा बाहर अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता। क्लियर। ये हो गया। दूसरा है क्या है, आप बताइए। जीडीपी पढ़ लिया था ना, एनएनपी। एनएनपी में क्या होता है, सॉरी एनडीपी। एनडीपी में क्या होता है कि इसमें घरेलू व बाहर दोनों लोग शामिल होते हैं और उनकी इनकम को इसमें ऐड किया जाता है, जिसके अंतर्गत नेट फॉरेन इनकम फॉरेनर अब्रॉड को माइनस किया जाता है। क्लियर। आपने ये देख लिया। तीसरा आता है आपका क्या, बताइए। आपने पढ़ा था ना, क्या नाम था उसका, एनडीपी। एनडीपी में क्या होता है कि जीडीपी में हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं। चौथा क्या है कि एनएनपी, इसमें जीएनपी में मूल्यह्रास को घटा देते हैं। बस इतना समझना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ समझना है नहीं। फिर आती है राष्ट्रीय आय की गणना की मूल अवधारणा जीडीपी है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का मूल आधार एनएनपी है। क्लियर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जो नेशनल इनकम है उसकी गणना किससे होती है, तो एनएनपी के माध्यम से। क्लियर। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी की गणना अब कारक मूल्य पर होती है। कारक मूल्य अलग होते हैं, बाजार मूल्य अलग होते हैं। कारक मूल्य मतलब जो बिना टैक्स के होते हैं उनको कारक मूल्य कहते हैं, और बाजार मूल्य का मतलब उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। क्लियर। अब आता है प्रति व्यक्ति आय। क्या है प्रति व्यक्ति आय, काफ़ी आसान है, आप निकाल सकते हो कि जो नेशनल इनकम है उसमें टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो तो उससे पर पर्सन की इनकम निकल आती है। क्लियर। तो आप समझ गए। फिर आता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। 1951 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पीसी मालबोनिस ने इसका गठन किया था। राष्ट्रीय आय का संकलन करता है, नियमित रूप से राष्ट्रीय आय का प्रकाशन करता है। क्लियर। आप समझ गए सीएसओ की क्या भूमिका है।
तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली कि जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी और राष्ट्रीय आय क्या होती है। इससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको लास्ट में ये बताएंगे कि एफडीआई क्या होती है, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो एफडीआई के बारे में देख लेते हैं कि इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती है, जहां निवेश उत्पादन में किया जा रहा हो, अर्थात प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाती हैं, यानी कि विदेश भारत में आकर प्रोडक्शन यूनिट लगाता है। जैसे अमेजॉन, आपने देखा होगा, ये क्या नाम है इसका, बर्गर वाले का, डोमिनोज, ठीक है, आपने देखा होगा इसको, पिज्ज़ा हट, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, या आप कई सारी मोबाइल कंपनियां, शाओमी या एमआई या रियलमी, ये सब इंडिया में आकर अपनी यूनिट्स लगा रही, सैमसंग जैसे अपनी यूनिट लगा रही है। तो इसको हम कहते हैं एफडीआई। क्लियर। नई तकनीक व रोजगार मिलते हैं, इससे कई फायदे होते हैं निवेश को। ठीक। अब एफडीआई तो आपने देख लिया। एफपीआई क्या होता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इसमें होता क्या है कि ये क्या करती हैं, कंपनियों के शेयर और डिबेंचर में निवेश करती हैं। अब आप ये बिल्कुल मत कहना कि आपको ये नहीं पता शेयर क्या होते हैं और डिबेंचर क्या होते हैं। आपको पता है ये दोनों के दोनों ऋण पत्र होते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिबेंचर में किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं होती प्रॉफिट लॉस में, जबकि शेयर में आपको हिस्सेदारी होती है। और शेयर की भी कई सारे टाइप्स होते हैं जो कि आप पढ़ते रहते हो। ठीक है, तो इसमें आपको उतना ध्यान नहीं देना है। फिर आप देखिए, इसमें केवल क्या होता है कि पूंजी लगाई जाती है जो कभी भी वापस ली जा सकती है, अर्थात इसमें मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, या मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। ये देश में रोजगार सृजित नहीं करता। भारत में इस समय एफपीआई निवेश ज़्यादा है। क्लियर। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एफडीआई और एफपीआई को। एफडीआई आप समझिए, आपने दिल्ली में या बेंगलुरु में या गोवा में आकर अपना खुद का मकान परचेज किया। ठीक है। एफपीआई क्या हुई कि आप किसी रूम में रेंट के रूप में रह रहे हो, कि जब तक हमें किराया देना है तब तक दे रहे, अगर घर टूट रहा है तो टूटने दो, अगर वहाँ पे पेंटिंग हो रही तो होने दो, नहीं हो रही क्या मतलब, समझ गए। वो हो गई एफपीआई, मतलब किसी भी समय वो व्यक्ति जा सकता है रूम छोड़कर। लेकिन एफडीआई में आप रूम इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते हो। क्लियर। तो आप समझ गए एफडीआई और एफपीआई का सामान्य अंतर। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा है एफडीआई और एफपीआई को अंतर को लेकर। उम्मीद है आपने इस पार्ट में जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी को काफ़ी अच्छे से समझा। अब हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे कि राजकोषीय नीति क्या होती है, साथ ही बजट क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों से संबंधित बेसिक जानकारी लेंगे। बजट को इतना हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो करंट का टॉपिक हो जाता है। और आपको पता है कि हमने अपनी इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि ट्रेडिशनल पढ़ेंगे, करंट का करंट में पढ़ेंगे, और मेंस के हिसाब से जो कई सारे इश्यूज हैं उनको मेंस में करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर के रूप में टॉपिक कवर होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।